आज हम पढ़ने वाले हैं कम्पटन इफ़ेक्ट के बारे में। कम्पटन इफ़ेक्ट एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें एक इंसिडेंट हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन फॉल करती है एक स्कैटरर से और वो स्कैटर्ड हो जाती है। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है स्कैटर्ड रेडिएशन की वो स्मॉल होती है देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, और वेवलेंथ इसके अपोजिट होती है। जब एक हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन स्कैटर्ड होती है बाय इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द स्कैटरर, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन होती है वो स्मॉलर होती है देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, और वेवलेंथ क्या होगी इसके वाइस वर्सा, मतलब जो वेवलेंथ होगी स्कैटर्ड रेडिएशन की वो ज़्यादा होगी देन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो कम्पटन इफेक्ट क्या होता है? इट इज़ द फिनोमिना according to which when high frequency radiation is scattered by the electrons of the scatterer, then frequency of scattered radiation is smaller than the frequency of the incident radiation, or wavelength of scattered radiation is greater than the wavelength of the incident radiation. अब इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। ये फिगर है, यहाँ पे जो ये लाइन है जो बीच के अंदर दिखाई गई है ये है स्कैटरर। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी रेस्ट मास एनर्जी कितनी होगी? m0c²। और यहाँ पे देखो स्कैटरर के ऊपर एक फोटोन इंसिडेंट हुआ है, तो जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी होगी वो कितनी होगी? h², और मोमेंटम किसके इक्वल होगी? h²/c के। ये मोमेंटम कैसे आई? हमें पता है E किसके इक्वल होता है? PC के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर हम E की जगह PC रख देंगे तो P की वैल्यू आएगी h²/c। देन जब यहाँ पे फोटोन इंसिडेंट होता है स्कैटरर के ऊपर, तो यहाँ पे फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन होता है, जिसके कारण जो फोटोन है वो अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे जाता है और इलेक्ट्रॉन को भी मोशन में कर जाता है। तब क्या होता है? जो फोटोन की एनर्जी होती है वो लेस हो जाती है और फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाती है? लेस हो जाती है एज कंपेयर टू बिफोर। तो जो अब एनर्जी है स्कैटर्ड फोटोन की वो क्या होगी? E', और h क्योंकि कांस्टेंट है वो एज इट इज़ रहेगा, और फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई है तो वो किसके इक्वल आ जाएगी? ν' के। और सिमिलरली मोमेंटम में भी फ्रीक्वेंसी ही कम होगी तो P' किसके इक्वल आएगा? h²'/c। जब कोलिजन हो जाता है जो इलेक्ट्रॉन है वो रिकॉइल करता है v वेलोसिटी से, और जो स्कैटर्ड फोटोन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ν' हो जाएगी, जो हम पहले देख चुके हैं। और जो स्कैटर्ड फोटोन ने जो एंगल बनाया है स्कैटर के साथ वो कितना होगा? फाई, और जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन ने एंगल बनाया है स्कैटर के साथ वो होगा थीटा, जो इंसिडेंट फोटोन की ही डायरेक्शन में है। तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब एक एक्सरे फोटोन फ्रीक्वेंसी ν का एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे फॉल करता है एट रेस्ट ऑन स्कैटरर, तो कोलिजन होगा जिसके कारण जो फोटोन है वो अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा और इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाएगा, जिसकी वजह से स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी तो कम हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। और जो इंसिडेंट फोटोन था उसके पास एनर्जी भी है और मोमेंटम भी होगी। बिफोर कोलिजन जब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था? रेस्ट पे था, लेकिन जब कोलिजन हो गया तो जो इलेक्ट्रॉन है वो v वेलोसिटी से रिकॉइल करेगा और जो स्कैटर्ड फोटोन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? ν', बिकॉज फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी ν'। तो जो एंगल बनाया स्कैटर्ड फोटोन ने स्कैटर के साथ वो क्या है? फाई, और जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन ने स्कैटर के साथ एंगल बनाया वो है थीटा, जो इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन की तरफ। अब हमने एक्सप्रेशन देखनी है कम्पटन शिफ्ट के लिए। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? हमने क्या किया? सपोज किया एक एक्सरे फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी ν fall on a free electron at rest as shown in the figure. During collision, the photon imparts a part of its energy to the electron and sets it into motion. Due to this, the scattered photon has less energy and less frequency. Suppose collision is relativistic, whereas the incident photon possesses energy as well as momentum. The outer electron is supposed to be at rest.
After collision, recoil electron with velocity v and scattered photon has frequency nu dash. Let the scattered photon and recoil electron make angle phi and theta with direction of incident photon. Before collision and after collision, जैसे ही हमने फिगर में दिखा भी रखा था, तो इसलिए हमें बहुत ईजी हो जाएगा एनर्जी और मोमेंटम को निकालना। तो बिफोर कोलिजन एनर्जी क्या थी इंसिडेंट फोटोन की, एच न्यू, और मोमेंटम क्या थी, एच न्यू बाय सी, जो हमने फिगर में पहले ही देख ली थी। और वेयर सी क्या है, वेलोसिटी है लाइट की, और इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था एक स्कैटरर के अंदर, तो उसकी कुछ रेस्ट मास एनर्जी भी होगी, तो वो एम नॉट सी स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ पे एम नॉट क्या है, रेस्ट मास है किसका, इलेक्ट्रॉन का। मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, ज़ीरो, क्योंकि पार्टिकल रेस्ट पे है, तो P इक्वल टू एम वी ज़ीरो है, तो मतलब मोमेंटम भी ज़ीरो है। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, जो एनर्जी होगी स्कैटर्ड फोटोन की एच न्यू डैश होगी, मोमेंटम एच न्यू डैश बाय सी होगी स्कैटर्ड फोटोन की, और जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम होगी एम वी, क्योंकि पहले तो वो रेस्ट पे था, अब कुछ ना कुछ मोमेंटम होगी तो वो हो जाएगी एम वी, वेयर वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है आफ्टर कोलिजन। तो अब हमें पता है जो रिलेटिविस्टिक मास एनर्जी होती है वो होता है E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, और यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन मास एनर्जी होती है E इज इक्वल होती है एम सी स्क्वायर के, क्योंकि पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन था वो पहले रेस्ट पे था, अब तो वो मोशन में आ गया है ना, तो इसलिए E इज इक्वल हो जाएगा एम सी स्क्वायर के, और जो रेस्ट मास और रियल मास के अंदर जो डिफरेंस होता है वो कौन से फॉर्मूले से आता है, m इज इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या रहेगी, m इक्वल होगा एम नॉट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब हम ला लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो एनर्जी होगी फोटोन की और इलेक्ट्रॉन की, वो बिफोर कोलिजन इक्वल होगी एनर्जी ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन। एनर्जी ऑफ फोटोन और इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन इक्वल होगी एनर्जी ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन जो एनर्जी ऑफ फोटोन थी वो किस किस के इक्वल थी, हमने फॉर्मूले में निकाला एच न्यू, और इलेक्ट्रॉन की कितनी थी एम नॉट सी स्क्वायर, और आफ्टर कोलिजन एच न्यू डैश प्लस इलेक्ट्रॉन की एम सी स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों एनर्जी को बिफोर एंड आफ्टर, तो एम सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो आएगी एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। इसको मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन। एम सी स्क्वायर किसके इक्वल आई, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। अब तक हमने टू इक्वेशन सॉल्व की, m किसके इक्वल आएगा, एम नॉट रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, एंड सेकेंड इक्वेशन इज एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। ये कौन सी इक्वेशन रहेगी, सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन m इक्वल होगा एम नॉट रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन एम सी स्क्वायर किसके इक्वल आएगी, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। अब हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन में। जो मोमेंटम होगी, मोमेंटम के लिए मोमेंटम ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन किसके इक्वल आएगी, मोमेंटम ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन। जो फोटोन की मोमेंटम थी वो कितनी थी, एच न्यू बाय सी, और जो इलेक्ट्रॉन थी वो तो रेस्ट पे, इलेक्ट्रॉन था जो रेस्ट पे था तो उसकी कोई मोमेंटम होगी नहीं, तो वो ज़ीरो। और अब मोमेंटम निकालने के लिए इंसिडेंट फोटोन के डायरेक्शन में हमें मोमेंटम के कंपोनेंट को ब्रेक करना पड़ेगा। तो मोमेंटम के कंपोनेंट को ब्रेक करने के लिए हमें पता है स्कैटर्ड फोटोन के डायरेक्शन के अंदर जो मोमेंटम थी वो पी डैश थी और एच न्यू डैश बाय सी थी। अगर हम इनके कंपोनेंट को ब्रेक करें तो इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन के अंदर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा एच न्यू डैश बाय सी कॉस फाई, और जो इसके परपेंडिकुलर आएगा वो आएगा एच न्यू डैश साइन फाई। ऐसे ही रिकॉइल इलेक्ट्रॉन के लिए जो मोमेंटम थी P इक्वल टू एम बी थी, तो जो इंसिडेंट फोटोन के डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट आएगा वो आएगा एम बी कॉस थीटा।
एंड जो उसके परपेंडिकुलर आएगा वो आएगा mv sin थीटा। होप आपको समझ में आया होगा। ये कोलिजन जो मोमेंटम है वो h न्यू बाय c है प्लस 0 इक्वल हो जाएगी h न्यू डैश अपॉन c cos फाई प्लस mv cos थीटा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट फोटोन की हमने ऐड कर ली दोनों। तो हम यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे mv c cos थीटा की, वो किसके इक्वल आ जाएगी h न्यू माइनस h न्यू डैश cos फाई। इसको हम बोलेंगे थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या रहेगी mv c cos थीटा इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू डैश cos फाई। अब हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो प्रिपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। तो वही जो हमने कंपोनेंट ब्रेक किए थे इनिशियली, तो मोमेंटम क्या होगी ज़ीरो ही होगी। प्रिपेंडिकुलर की बात करें हम प्रिपेंडिकुलरली, तो इनिशियली तो ज़ीरो होगी और जो हमारे फिर कंपोनेंट थे वो एक दूसरे के वाइस वर्सा थे जो आए थे प्रिपेंडिकुलरली, हम वो ऐड करेंगे। तो एच न्यू डैश बाय सी साइन फाई, इनके डायरेक्शन अपोजिट है तो इसलिए माइनस एम वी साइन थीटा। ये वाला जो हमारा पॉइंट आ जाएगा 4 और यहाँ से हमने वैल्यू निकाली एम वी सी साइन थीटा इक्वल हो जाएगा एच न्यू डैश साइन फाई के। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 हमने कैसे निकाली, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ लगा के इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन, और इक्वेशन नंबर 4 लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ लगा के इन द डायरेक्शन प्रिपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। तो थर्ड इक्वेशन आएगी एम वी सी कॉस थीटा इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस फाई, एंड फोर्थ इक्वेशन आएगी एम वी सी साइन थीटा इक्वल्स टू एच न्यू डैश साइन फाई। हम क्या करेंगे, स्केयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 इन दोनों को ऐड करेंगे और स्केयर करके ऐड करेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास एम स्केयर वी स्केयर सी स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस एम स्केयर वी स्केयर सी स्केयर साइन स्केयर थीटा, और राइट हैंड साइड एच स्केयर न्यू स्केयर प्लस एच स्केयर न्यू डैश स्केयर कॉस स्केयर फाई माइनस 2h स्केयर न्यू डैश कॉस फाई प्लस एच स्केयर न्यू डैश स्केयर साइन स्केयर फाई। अब यहाँ से कॉस स्केयर थीटा और साइन स्केयर थीटा को एक साथ लिख लेंगे। मीन एम स्केयर वी स्केयर सी स्केयर को हमने ले लिया कॉमन, तो अंदर आ गया कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इक्वल होगा एच स्केयर न्यू स्केयर प्लस एच स्केयर न्यू डैश स्केयर को कॉमन ले लिया और अंदर आ जाएगा कॉस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई और माइनस 2h स्केयर न्यू डैश कॉस फाई। तो एम स्केयर वी स्केयर सी स्केयर, अब कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा 1 हो जाएगा बोथ साइड, इक्वल हो जाएगा एच स्केयर न्यू स्केयर प्लस एच स्केयर न्यू डैश स्केयर माइनस 2h स्केयर न्यू डैश स्केयर कॉस फाई। इसको फिर आगे करेंगे तो एम स्केयर वी स्केयर सी स्केयर की वैल्यू एच स्केयर को कॉमन ले लेंगे तीनों में से, तो एच स्केयर इंटू वी स्केयर प्लस न्यू डैश स्केयर माइनस 2 न्यू डैश कॉस फाई। इसको बोलेंगे फिफ्थ इक्वेशन। इसको बोलेंगे फिफ्थ इक्वेशन। तो हमारी फिफ्थ इक्वेशन क्या हुई, एम स्केयर वी स्केयर सी स्केयर किसके कुल आ गया एच स्केयर न्यू प्लस न्यू डैश स्केयर माइनस 2 न्यू डैश कॉस फाई। इसको बोल लिया हमने फिफ्थ इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2, वी गेट, स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, एम सी स्केयर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्केयर। तो हमें क्या मिलेगा इसका स्केयर करके, एम स्केयर सी रेज टू पावर 4 इक्वल होगी एच स्केयर न्यू स्केयर प्लस एच स्केयर न्यू डैश स्केयर प्लस एम नॉट स्केयर सी रेज टू पावर 4 माइनस 2h स्केयर न्यू डैश प्लस 2h न्यू एम नॉट सी स्केयर माइनस 2h न्यू डैश एम नॉट सी स्केयर। ये स्केयरिंग की गई है बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2 जो क्या थी एम सी स्केयर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्केयर। आई थिंक कि आप ये कर सकते हो। तो अब यहाँ से हम एम स्केयर सी रेज़ टू पावर 4 को कॉमन ले लेंगे तो इक्वल होगी एच स्केयर कॉमन आ गया यहाँ से, तो न्यू स्केयर प्लस न्यू डैश स्केयर माइनस 2 न्यू डैश प्लस 2h एम नॉट सी स्केयर कॉमन आ जाएगा इंटू न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट स्केयर सी रेज़ टू पावर 4। ये हो जाएगी सिक्स्थ इक्वेशन। अब जो हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन आई है और सिक्स्थ इक्वेशन आई है इसको हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे
तो एम स्क्र सी स्क्र इंटू सी स्क्र माइनस वी स्क्र इक्वल आएगा 2h स्क्र न्यू न्यू डैश इंटू कोस 5 माइनस 1 प्लस 2h एम नॉट सी स्क्र इंटू न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट स्क्र सी रेज टू पावर 4। ये आ जाएगी 7th इक्वेशन। अब इक्वेशन बनवानी थी, m किसके इक्वल आएगा, एम नॉट रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्र बाय सी स्क्र। जब हम m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर किसके इक्वल मिलेगा, m स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम 7th इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू पावर 4 किसके इक्वल आएगा, 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश कोस 5 माइनस 1 प्लस 2h एम नॉट सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू पावर 4। क्योंकि सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे दोनों ऊपर नीचे, तो माइनस एम नॉट सी स्क्वायर यहाँ से हमने ले लिया कॉमन, तो अंदर बचा न्यू माइनस न्यू डैश इक्वल आ जाएगा एच न्यू न्यू डैश कोस 5 माइनस 1, क्योंकि एम नॉट स्क्वायर सी रेज टू पावर 4 दोनों तरफ से कट गया। अब h2h हो गए आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना, तो माइनस एम नॉट सी स्क्वायर इंटू न्यू माइनस न्यू डैश किसके इक्वल आ जाएगा, एच न्यू न्यू डैश कोस 5 माइनस 1। तो न्यू माइनस न्यू डैश डिवाइडेड बाय न्यू न्यू डैश की वैल्यू निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगी, एच बाय एम नॉट सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस 5। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 8। अब हम देखेंगे जो राइट हैंड साइड है वो पॉजिटिव होगी, एक्सेप्ट कहाँ, जब फाई की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। एक्सेप्ट फॉर फाई इक्वल्स टू 0, जो ऑल अदर वैल्यूज़ होंगी फाई की, जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो मतलब जो राइट हैंड साइड है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, कब नहीं होगी, जब फाई की वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये शो करता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तब पॉजिटिव होगी जब न्यू क्या होगा, ग्रेटर देन होगा न्यू डैश। जब न्यू की वैल्यू क्या होगी, न्यू डैश से बड़ी होगी लेफ्ट हैंड साइड, तभी पॉजिटिव होगी। मतलब जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इंसिडेंट फोटोन की वो ज़्यादा होनी चाहिए देन द स्कैटर्ड फोटोन। जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इंसिडेंट फोटोन की वो ज़्यादा होनी चाहिए देन स्कैटर्ड फोटोन। ठीक है, तो मतलब अगर राइट हैंड साइड पॉजिटिव है एक्सेप्ट जब फाई की वैल्यू 0 होती है तब, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तब पॉजिटिव होगी जब न्यू की वैल्यू न्यू डैश से बड़ी होगी। तो मतलब जो फ्रीक्वेंसी होगी इंसिडेंट फोटोन की वो ज़्यादा होगी देन द स्कैटर्ड फोटोन। तभी पॉजिटिव होगी जब न्यू ग्रेटर देन होगा किससे, न्यू डैश से, क्योंकि 1 बाय न्यू डैश माइनस 1 बाय वी है ना, तो इसलिए न्यू बड़ा होना चाहिए न्यू डैश से। तो इक्वेशन 8 से पे हमें पता है कि जो लैम्डा होता है वो सी बाय न्यू होता है, तो मतलब इक्वेशन 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा डैश बाय में सी माइनस लैम्डा बाय में सी इक्वल हो जाएगा एच बाय में एम नॉट सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस 5। अब मतलब लैम्डा डैश माइनस लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, एच अपॉन एम नॉट सी, सी से दोनों साइड से कैंसिल हो गए ना, सी इंटू 1 माइनस कोस 5। मतलब जो चेंज इन वेवलेंथ आया लैम्डा डैश माइनस लैम्डा वो किसके इक्वल आ गया, एच अपॉन एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस 5। ये क्या है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है चेंज इन वेवलेंथ के लिए, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, कम्पटन शिफ्ट बोलेंगे, किसकी, स्कैटर्ड फोटोन की, कि कितनी वेवलेंथ में चेंज आया, इसको क्या बोलेंगे, कम्पटन शिफ्ट ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। यही एक्सप्रेशन थी चेंज इन वेवलेंथ के लिए, जो बिफोर कोलिजन के कंपैरिजन में आफ्टर कोलिजन होगी, तो लैम्डा डैश ग्रेटर देन होगा लैम्डा। ये इक्वेशन ये शो करती है कि जो वेवलेंथ होती है स्कैटर्ड फोटोन की वो ज़्यादा होती है देन दैट ऑफ इंसिडेंट फोटोन, क्योंकि लैम्डा डैश माइनस लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है एच बाय एम नॉट से इंटू 1 माइनस कोस 5 के। तो मतलब जो स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ होगी वो ज़्यादा होगी इंसिडेंट फोटोन की, और यही एक्सप्रेशन थी चेंज इन वेवलेंथ के लिए। अगर हम तो अगर सी किसके इक्वल होता है, न्यू लैम्डा के इक्वल भी होता है, तो लैम्डा हो जाएगा सी बाय न्यू। इस इक्वेशन में हम क्या रख सकते हैं, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा को निकाल ले तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, सी बाय न्यू डैश माइनस सी बाय न्यू।
मतलब इक्वल हो जाएगा h/m0c के इंटू 1 माइनस कोस फाई के। इसको बोलेंगे 10th इक्वेशन। और हमें पता है जो लैम्डा डैश डिपेंडेंस क्या है कंपटेंस शिफ्ट की वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज के ऊपर, कि जो हमें पता है कि जो चेंज इन वेवलेंथ होता है वो गिवन बाय होता है डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल होगा h/m0c इंटू 1 माइनस कोस फाई। यहाँ पे फाई क्या होता है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो हमने देखा कि जो कंपटेंस शिफ्ट है वो इंडिपेंडेंट होता है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेज, क्योंकि यहाँ पे कभी किसी भी फॉर्मूले में इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ नहीं आई, एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं, स्कैटरिंग के एंगल पे। तो इस फॉर्मूले से हमें ये पता लगा जो कंपटेंस शिफ्ट आएगी वो इंडिपेंडेंट होगी इंसिडेंट रेज के वेवलेंथ की, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। बिकॉज इसके अंदर कहीं लैम्डा नहीं आया, हमने दोनों का डिफरेंस निकाला तो जो फॉर्मूला आया उसके अंदर सिर्फ फाई आया, तो दैट्स मीन वो सिर्फ उस पर डिपेंड करते हैं और अदर के क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तो जो कंपटेंस शिफ्ट है वो इंडिपेंडेंट होगी वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेज एंड डिपेंड करेगी ओनली ऑन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो हमारा जो कंपटेंस शिफ्ट की एक्सप्रेशन आ चुकी है, डेल्टा लैम्डा होगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल होगा h/m0c इंटू 1 माइनस कॉस फाई। यही थी हमारी कंपटेंस शिफ्ट की एक्सप्रेशन। होप आपको कंपटेंस शिफ्ट समझ में आई होगी, और ये पूरा इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, और आई होप आपको समझ में आई। थैंक यू सो मच।